इंडिया का दुनिया में से है। दुनिया का कोई बड़ा फैसला इंडिया की शमूलियत के बगैर नहीं होता। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है, इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं, और उसकी वजह भी तिजारत है। रशिया और ये नेबर कंट्री है इंडिया, इनका एक मतलब ये $50 बिलियन पर ईयर की जो है वो ट्रेड हो रही है। इनका ये टारगेट था 2023 तक, ये 2030 तक ये कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये 2023 के पहले 9 महीनों में इन्होंने ये कंप्लीट कर लिया। बड़ी बात है, और बड़ी बात इसलिए है कि अभी रशिया पे सैंक्शंस थी। कि इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए इंडिया के साथ दुनिया और तरीके से ट्रीट करती है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो इनपुट है वो $65 बिलियन, उसी में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शामिल है। खाली इंडिया और चाइना की तजारत $100 बिलियन की है, जबकि इंडिया और चाइना की एक्टिव जंग भी हुई है। तो भाई इंडिया को दुनिया बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। इंडिया में आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो लोगों के वोट से आए हैं, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पता है कि हमने अगली दफ़ा भी जब आना है तो इन लोगों को राज़ी करना है, तब हमें इन्होंने इलेक्ट करना है। हमारे मुल्क में आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो चंद लोग जिन्होंने बैज लगाए होते हैं उनकी मर्जी से आए हैं। की बुनियादी वजह वहाँ पे सबसे अच्छी बात जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है वो ग्रास रूट लेवल पे डेवलप हो चुकी हुई हैं। उनका जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना इंडिपेंडेंट है। कभी आपने सुना है कि प्री पोल रिगिंग, कभी सुना आपने? कभी नहीं सुना। यही वजह है कि वो उनका जुडिशल सिस्टम देख लें, हमारा कम्प्रोमाइज्ड है, उनका इंडिपेंडेंट है। आज भी इस खित्ते में अगर दुनिया को कोई एक्सपर्टीज चाहिए होती है तो वो उन्हें सबसे सस्ती इंडिया से मिलती है, तो वो इंडिया से उठा रहे हैं। सिर्फ दुबई से जो रेमिटेंस इंडिया वापस जा रहा है वो $42 बिलियन है। पाकिस्तान की टोटल रेमिटेंस $30 बिलियन की है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। टॉपिक ये है कि इंडिया और रशिया की अगर बात करें, सालाना जो ट्रेड है वो $50 बिलियन तक जा पहुंची है, और खबर के मुताबिक आने वाले टाइम में यानी 2030 तक वो इससे डबल भी हो सकती है। पाकिस्तानी पब्लिक से आज इसी हवाले से बात करेंगे। हम भी ट्रेड करते हैं चाइना से, लेकिन हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो बैलेंस क्यों नहीं है? हमारे रिलेशन दुनिया के कंट्रीज के साथ उस तरीके से क्यों नहीं है जैसे नेबर कंट्री इंडिया के रशिया के साथ, बल्कि तमाम कंट्रीज के साथ हैं? हमारी ट्रेड में और इंडिया की ट्रेड में फ़र्क क्या है? हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जो हम ट्रेड के तौर पे यूज़ कर सकें, हम एक्सपोर्ट कर सकें? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर। आपका नाम? शाहिद इकबाल। जी हाफिज नहीं, आप क्या करते हैं सर? मैं वकालत करता हूँ। ज़बरदस्त। और आप? मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं। ज़बरदस्त। और आप? मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। ज़बरदस्ती। बड़ा अच्छा लगेगा फिर तो इनसे बात करके। टॉपिक सर आपने सुन लिया होगा। मेरा पहला सवाल ये है कि हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए है क्या? मतलब पहले तो वो बाद में बात करेंगे कि भाई बैलेंस क्यों नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। पहले ये बताएं हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं? देखें, अगर बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करें ना, जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं ठीक है। वो है, हमारा मुल्क एक एग्रीकल्चर मुल्क है। हो गया। ठीक है, तो हमारे पास हम डेयरी के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पे हैं जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में ना तो हमारा मक्खन एक्सपोर्ट हो रहा है, ना हमारा पनीर एक्सपोर्ट हो रहा है, ना हमारा दूध एक्सपोर्ट हो रहा है। जबकि जो डेनमार्क है वो एक छोटा सा मुल्क है, और आप किसी भी एयरलाइन में सफ़र करें ना तो आपको जो मक्खन मिलता है वो डेनिश मिलता है। अच्छा, ठीक हो। इसका मतलब ये है कि डेनमार्क जो एक छोटा सा मुल्क है और वहाँ डेयरी फार्मिंग करना भी बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान एक नेचुरल कंट्री है डेयरी फार्मिंग के लिए, क्योंकि हम शुरू से सदियों से ये काम करते आ रहे हैं। तो लेकिन हम ये काम नहीं कर पा रहे। क्यों? आपने पहले प्रोडक्ट पूछी, तो मेरे ख्याल से इस वक्त दुनिया में ऑर्गेनिक फूड की बहुत बड़ी मार्केट बन गई हुई है, ठीक है, जो कि हम उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। अभी खबर के मुताबिक ये है कि $50 बिलियन की ट्रेड कर रहे हैं रशिया और इंडिया, और ये टारगेट उन्होंने 2030 का सेट किया था, जो कि उन्होंने 2023 में ही अचीव कर लिया है। क्या कहेंगे जिस तरीके से उनके रिलेशन है खासतौर पे इंडिया के, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस थी अभी यूक्रेन वार को लेकर, लेकिन फिर भी इंडिया ने बिजनेस किया, ट्रेड की। क्या कहेंगे इसके ऊपर? उसकी वजह यह है कि इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए इंडिया के साथ दुनिया और तरीके से ट्रीट करती है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो इनपुट है वो $65 बिलियन,
उसी में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शामिल है। यानी सारी दुनिया से जो पाकिस्तान का बिजनेस है वो सिर्फ 65 बिलियन डॉलर का है। एक कंट्री के साथ 50 बिलियन। खाली इंडिया और चाइना की तजारत 100 बिलियन डॉलर की है, जबकि इंडिया और चाइना की एक्टिव जंग भी हुई है। तो भाई इंडिया को दुनिया बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। और इंडिया में सबसे बड़ी बात, इंडिया में एक अवामी हुकूमत बैठी है जो सारे फैसले अपनी अवाम के फ़ायदे में करती है, और वो दुनिया का प्रेशर लेने के लिए तैयार है, क्योंकि दुनिया इंडिया को नाराज़ करने का रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए पाकिस्तान ये तो ये बताया जाता है यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे भी अवाम की मर्जी से ही नुमाइंदे आते हैं। और दूसरे नंबर पे ये बड़ी हैरान कुन बात की है, मतलब नो डाउट मुझे पता है कि इंडिया और चाइना की ट्रेड होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे यानी रशिया से ज्यादा वो चाइना के साथ। जी रशिया से ज़्यादा कर रहे हैं। और इससे हम ये सबक भी सीख सकते हैं कि अगर हमारे किसी मुल्क से कोई मसला भी है उसको तजारत से अलग रखा जा सकता है। इंडिया और पाकिस्तान भी अपने मसाइल बैक चैनल पे चला सकते हैं, लेकिन तजारत को उससे अलग रखा जा सकता है। और इंडिया और चाइना ने आपको करके दिखा दिया। खैर, इंडिया ने तो हर कंट्री के साथ, यूएई के साथ, सऊदीया के साथ, वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कतर के साथ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, अमेरिका के साथ। यानी जो कंट्रीज हमारे यहाँ पे कंसेप्ट ये है, लाइक अगर अमेरिका से हमने बिजनेस करना है तो हमें चाइना को नाराज करना पड़ेगा, चाइना से बिजनेस करना है तो यूएस को नाराज, मतलब एक ये कंसेप्ट है। उनके उधर ये है कि भाई जिससे दिल करो बिजनेस करो, पैसे दो, चीज़ लो या चीज़ दो, और इस तरीके से। जैसे मैं आपको पहले बताया है कि इंडिया का दुनिया में से है, दुनिया का कोई बड़ा फैसला इंडिया की शमूलियत के बगैर नहीं होता। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है, इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं। और उसकी वजह भी तिजारत है, क्योंकि पाकिस्तान सारी दुनिया से 65 बिलियन डॉलर की तिजारत करता है। अच्छा, अब कुछ लोगों का कंसेप्ट पाकिस्तान में ये है कि भाई इंडिया की मार्केट बड़ी है, आबादी ज़्यादा है, इसलिए सारी दुनिया उनके साथ ट्रेड कर रही है। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी इकॉनमी हमारे से ज़्यादा है, जिनकी ट्रेड हमारे से ज़्यादा है, लेकिन आबादी हमसे बहुत कम है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ आबादी के सर पे इंडिया के रिलेशन? देखें, जो आबादी है ना वो आपकी लायबिलिटी भी बन सकती है और एसेट भी बन सकता है। आप देखें सारी दुनिया में सारी दुनिया वाले पहले चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब इंडिया में कर रहे थे। पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान में इसलिए नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में स्किल्ड लेबर नहीं है। हमने अपने लोगों को आईफोन बनाना सिखाया ही नहीं है, हमने अपने लोगों को ऑटोमोबाइल बनानी सिखाई ही नहीं है, तो वो यहाँ आके क्या करेंगे? और फिर सिक्योरिटी भी नहीं है। देखें, सिक्योरिटी पे लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन स्किल पे नहीं करते। आपको आता ही नहीं है, आप आईफोन बना ही नहीं सकते। इंडिया चाइना ने पहले अपने लोगों की वोकेशनल ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट की है, एक स्किल्ड लेबर खड़ी की है, तो सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट गई है। यही काम इंडिया ने किया है, तो सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया में चले गई है। आज भी इस खित्ते में अगर दुनिया को कोई एक्सपर्टीज चाहिए होती है तो वो उन्हें सबसे सस्ती इंडिया से मिलती है, तो वो इंडिया से उठा रहे हैं। सिर्फ दुबई से जो रेमिटेंस इंडिया वापस जा रहा है वो 42 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान की टोटल रेमिटेंस 30 बिलियन डॉलर की है, सिर्फ दुबई से 42 बिलियन जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये देखें, ऐसे लोग जब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद होंगे, ऐसे लोगों को जब हम मीडिया पे मौका देंगे, ऐसे लोग जब पब्लिक में आके ये चीज़ें रियलिटी बताएंगे, बजाय जज्बाती नारे लगाने के, बजाय दुश्मन दोस्त काफर मुस्लिम नॉन मुस्लिम वाले स्टेटमेंट और सेंटिमेंट्स को छेड़ने के, ये टेक्निकल बातें बताएंगे, तो हमें पता चलेगा कि भाई दुनिया किस लेवल पे जा चुकी है। हमें पता चलेगा कि भाई ट्रेड कैसे होती है, बिजनेस कैसे होता है। सर, ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। मैं चाहूँगा मजीद बात करूँ, ये भाई भी साथ मौजूद है, इनकी तरफ भी आएंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि उन्होंने अपने रिलेशन कैसे बेहतर किए। आबादी को आपने बोला उन्होंने स्किल लेबर वहाँ पे तैयार की, कैसे तैयार कर ली? 1947 में जो वो लोग थे वही हम लोग थे, ऐसा ही है। लेकिन आज 2023 में हम खड़े होकर कह देंगे भाई उनके पास स्किल्ड लेबर है, हमारे पास क्यों नहीं आई? हमारे पास क्यों नहीं आई? हमारे पास इसलिए नहीं आई कि देखें, हर जो हुकूमत होती है ना उसकी कुछ प्रायोरिटीज सेट होती हैं। इंडिया की हुकूमत की पहले दिन से प्रायोरिटी ये थी कि हमने अपनी आवाम पे इन्वेस्ट करना है, और इसी मिसाल को आप बांग्लादेश से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इंडिया तो 1947 से अलग हो गया ना, तो बांग्लादेश तो 1971 में गया है। आज बांग्लादेश की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से ज़्यादा है, उनके फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। तो उन्होंने कैसे कर लिया? उन्होंने इसलिए किया कि उनका सारा फोकस महज अवाम के ऊपर था कि हमने किसी तरह अपनी अवाम को उठाना है नीचे से, जबकि पाकिस्तान गैर ज़रूरी मसाइल में उलझा रहा,
जिसकी अफगान वार में जी जिसकी वजह से पाकिस्तान की एनर्जी, पैसा, रिसोर्सेज और तवज्जो, और इमेज वो सब कुछ टॉर्निश हो गया। और अफगानियों के जाली पासपोर्ट और जाली शनाख्ती कार्ड बनाने की वजह से दुनिया ने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया और पाकिस्तानी पासपोर्ट सबसे नीचे चले गया। नंबर पे वगरना 1988 तक जापान में ऑन अराइवल वीजा था पाकिस्तानियों के लिए। हो ये बड़ी देखें, बड़ी एजुकेटेड भाई हैं। अच्छा सर, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सारी आपने ये गपशप सुनी होगी, आपने बात सुनी होगी, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वजह है कि आज $50 बिलियन की एक साल की वो ट्रेड कर रहे हैं एक कंट्री के साथ, और हमारी टोटल शायद इतनी नहीं होती होगी? इसकी बुनियादी रीज़न जो है, सबसे पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है आपके वहाँ, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती, ये दोनों चीज़ें नहीं है। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं है कि आपके मुल्क में जनरल इलेक्शन ही नहीं हो रहे, और उस पर भी खदशात हैं होने हैं कि नहीं होने, ठीक है। और फिर अगली बात, उस जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको मेन जो पॉलिटिक्स है उसमें पार्टिसिपेशन के लिए कुछ उनको इजाज़त ही नहीं मिल रही। जिस तरह उनके ऊपर जितनी भी हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं लीगल। आप अभी प्रेजेंट जो सारा सिनेरियो चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन 1947 से लेके अब तक ऐसा ही रहा है आपके ख्याल में? ये तो अभी की बात है ना, इजाज़त नहीं मिल रही। मैं बता रहा हूँ वो जो इजाज़त थी वो कैसी इजाज़त थी? आपका कोई भी इलेक्शन मास हुआ है 1970 के इलेक्शन के अलावा कौन सा इंडिपेंडेंट इलेक्शन हुआ है? आप अपने वज़ीर आज़म देखें कितने गुजरेंगे, ऑलमोस्ट 17 या 20 के करीब तो हो गए होंगे। तो आप इसके पैरेलल देखें कि आपके कमांडर इन चीफ कितने गुजरे हैं, ठीक है। तो और इंडिया के कितने प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, ठीक है। आप जस्ट मैं अभी शेयर करता हूँ, 11 ईयर्स कौन ले गया आपका? अयूब 1958 से 1969। फिर आ गए हैं जनाब ज़िया साहब, 11 साल वो ले गए हैं, 10 साल मुशर्रफ ले गए हैं, और इनडायरेक्टली बाजवा साहब भी ले गए हैं, और मौजूदा जो है जनाब ये भी कोई साल को ले गए हैं। तो दूसरी साइड पे अगर इंडिया में देखें 9-10 साल उनके जो से हैं वो अभी इस टाइम जो मोदी साहब हैं वो ले रहे हैं, उससे पहले उनकी गवर्नमेंट जो रही है, मतलब उसकी बुनियादी वजह वहाँ पे सबसे अच्छी बात जो है वो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है वो ग्रास रूट लेवल पे डेवलप हो चुकी हुई हैं। उनका जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना इंडिपेंडेंट है। कभी आपने सुना है कि प्री पोल रिगिंग, कभी सुना आपने? कभी नहीं सुना। यही वजह है कि वो उनका जुडिशल सिस्टम देख लें, हमारा कंप्रोमाइज्ड है, उनका इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मसाइल वहाँ पे भी हैं, ठीक है। उनका पॉलिटिकल सिस्टम देखें, आप अपना देखें, कोई वहाँ पे आज तक कोई एक अनडेमोक्रेटिक मूव हुई है? ठीक है, मार्शल मतलब वो देखें, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। जब आपका अच्छा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर होएगा, फिर वहाँ दूसरे मुल्क जो हैं वो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, फिर वहाँ से आप जो भी एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। तो मेन चीज़ है ग्रास रूट लेवल पे जाके ये चीज़ें सोचने की। अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करें तो मसाइल आपके अच्छे हो जाएंगे, आपकी ट्रेड भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, फिर आप खुद जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सारा कुछ स्मॉल इंडस्ट्री बनाएंगे, आप बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे। अभी तो आप इन्वेस्टेड इंटरेस्ट लेंगे। एट द मोमेंट आपके मुल्क में कोई आने को तैयार नहीं है। उसकी मेन रीज़न क्या है? किसी को अश्योर ही नहीं, किसी को आप गारंटी कर सकते हैं कि भाई आपको किन किन चीज़ों से खतरा है? सबसे पहले लाइफ थ्रेट्स आपको इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद इकोनॉमिक थ्रेट्स भी हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, बीच में जुडिशल थ्रेट्स भी हैं, कमीशन वगैरह वाला भी। अदालतें स्टे दे देती हैं। भाई आपने 5 अरब या 2 बिलियन या जितने भी लगाने हैं तो हमारी अदालतें अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टे कर देते हैं। जस्ट लाइक जो रिकॉर्डिंग का प्रोजेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? एग्जेक्टिव मैटर्स में पंगा लेने का, लेकिन उसने किया। अब उसकी कितनी हमने कॉस्ट दी है? तो ये नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं। सबसे पहले 3-4 चीज़ें हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, लोग इनकरेज करें, या कौन करेंगे भाई ये बेस्ट मुल्क है, आप यहाँ पे आए इन्वेस्ट करें, ठीक है। फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे आएंगे। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे जितने आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यहाँ से अपना बिजनेस इंडिया और बांग्लादेश शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्यों शिफ्ट कर रहा है? कि वहाँ पे उनको थ्रेट्स नहीं है, ना सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ना इकोनॉमिक थ्रेट्स हैं, ना पॉलिटिकल थ्रेट्स हैं। तो यही वजह है कि उनकी ट्रेड भी अच्छी है, उनकी इंपोर्ट्स कम है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, और अब वाइस वर्सा हमारा ये हाल है। सर अभी थोड़ा सा हमने जो सा वो किया कि भाई इश्यूज़ क्या हैं, अब इश्यूज़ को वाइंड अप करने की तरफ आएंगे। सर आप बोलना चाहेंगे क्या? आप इसके ऊपर क्या अपनी ओपिनियन दें? सब बात कर रहे थे कि इंडिया ने अपने जो उनकी जो प्रायोरिटीज़ थी वो ये थी कि हमने अपने लोगों पे इन्वेस्ट करना है। और जब आप सबसे अच्छी जो इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं वो है उनकी तालीम पे
और जो एक मुल्क अपने लोगों के लिए कर सकता है वो है उनकी स्किल के लिए वो काम करे, उनका जो है ना वो एक लेवल, मेंटल लेवल और एजुकेशनल स्किल लेवल वो इम्प्रूव करे। और हम क्यों नहीं कर रहे, ये है बड़ा क्वेश्चन मार्क। हमने क्यों नहीं की? इंडिया में आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो लोगों के वोट से आए हैं, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पता है कि हमने अगली दफ़ा भी जब आना है तो इन लोगों को राज़ी करना है, तब हमें इन्होंने इलेक्ट करना है। हमारे मुल्क में आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो चंद लोग जिन्होंने बैज लगाए होते हैं उनकी मर्जी से आए हैं। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको पता है कि मुझे अवाम पे खर्च करने की, इनका मेयार ज़िंदगी बुलंद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो बैजों वाले हैं मैं इनकी करूंगा तो ये मुझे इलेक्ट करके लाएंगे, मुझे क्या ज़रूरत है इन लोगों पे खर्च करने की। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन नॉन इलेक्टेड लोगों को खुश करने के चक्कर में रहता है जिनका इस मुल्क से कुछ लेना देना नहीं है, और जो इस मुल्क के असल स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस मुल्क के असल में वो जो वेल्थ अर्नर्स हैं, जो इस मुल्क में वेल्थ जनरेट करने वाले कॉमन लोग हैं, या बिजनेसमैन कह लें, जो भी मजदूर, सारे फैक्ट्री ओनर, सब पब्लिक जो है उसके वोट से कोई बंदा नहीं आया। और क्योंकि उसके वोट की कोई रिस्पेक्ट नहीं और कोई वैल्यू नहीं, इसलिए कोई उस पर इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। ठीक है। अच्छा, कहा यह जाता है कि भाई, बल्कि कहा क्या, ये बताया जाता है कि भाई जितनी ज़्यादा मोहब्बत उन बैच वालों को है या उन लोगों को है जिनकी वजह से गवर्नमेंट बनती है, उतनी शायद किसी को नहीं होगी। पाकिस्तान अगर आज बचा है तो शायद बचा ही उनकी वजह से। तो फिर देखें, जिसकी भी मर्जी से है सब कुछ हो, लेकिन वही अदारे, वही लोग या वही गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पाकिस्तान का फ़ायदा तो सोचे। जो भी आए, जिसकी मर्जी से भी आए, पाकिस्तान का इमेज बेहतर होना चाहिए, पाकिस्तान में ट्रेड आनी चाहिए, पाकिस्तान का बिजनेस बढ़ना चाहिए। मतलब सवाल तो ये है। नहीं, वो लोग जो आप कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान से बड़ा प्यार होना चाहिए, प्यार जो है ना वो कोई वन वे नहीं है, प्यार टू वे है कि अगर ये मुल्क मुझे कुछ देगा तो फिर मुझे भी इससे प्यार होगा। तो पाकिस्तान के वो लोग बेनिफिशरीज हैं, पाकिस्तान के सारे रिसोर्सेज पे उनका नाजायज़ कब्जा है, इसलिए अगर वो क्लेम करें कि हमें पाकिस्तान से प्यार है तो हम मान लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बेनिफिशरी भी तो वही हैं। हमें पाकिस्तान ने क्या दिया? और दूसरी जो आप बिज़नेस की बात कर रहे हैं, बिज़नेस तब आएगा अगर इस मुल्क में स्किल्ड लेबर होगी, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और स्किल होगी। 3-4 चीज़ें, सिंपल 3-4 चीज़ें। लोग स्किल्ड मजदूर फैक्ट्रियों को मिल जाएं, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से पाला ना पड़े और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, तो सारी दुनिया अपना सरमाया इधर लगाने के लिए तैयार होगी। ये जो एक कंसेप्ट दिया जाता है कि भाई इंडिया बड़ी आबादी है, बड़ी आबादी वाला मुल्क है, इसलिए वहाँ पे इन्वेस्टर आते हैं, तो ये भी दुनिया का छठा बड़ा आबादी वाला कंट्री है और यहाँ पे भी बड़े इन्वेस्टर आने चाहिए उस हवाले से। सर, लास्ट में वाइंड अप करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आज ये जितने भी ये भाई मौजूद हैं, सीनियर हैं, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वाइंड अप करेंगे इस तरीके से कि मुझे बताएं कैसे हम चेंज ला सकते हैं, कैसे ये सारे इश्यूज़ को ख़त्म किया जा सकता है, और पब्लिक में, बड़ी बात ये, पब्लिक में अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं। जैसे आपको विद फिगर्स चीज़ों का पता है, ये फैक्ट एंड फिगर के साथ आपने बात की, यही चीज़ें हम पब्लिक में कैसे, यूथ में, एजुकेटेड यूथ में कैसे ला सकते हैं कि भाई ये दुश्मनी वाला कंसेप्ट, ये मुस्लिम नॉन मुस्लिम वाला कंसेप्ट, वो यहाँ ये कर देंगे, टांग ऊंची उठा देंगे, नीचे उठा देंगे, ये कंसेप्ट ख़त्म करके बिजनेस पे आओ, इकॉनमी को बेहतर करो। देखें, ये इस तरह होगा जब आप हमारे जैसी बात करने वाले लोगों को आगे लाएंगे। लेकिन अलमिया ये है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर से बात करते हैं ना, उन्हें तो कोई सुनते ही नहीं। जो आपको सियासी थ्योरियाँ सुनाते हैं, जो आपको कहानियाँ सुनाते हैं, जो आपको मज़हब की दूसरी सब कहानियाँ सुनाते हैं, उनको प्रोपोगेट किया जाता है, उनके व्यूज़ हैं, उन्हीं को कॉलम लिखने के लिए जगह मिलती है। और ये तो बोरिंग बातें लगती हैं लोगों को, फैक्ट्स एंड फिगर वाली। नहीं, लेकिन जो सच्ची बात करते हैं ना, जैसे ये भाई ने की, इन्होंने किया, आप ही कर रहे हैं ज़्यादातर। मतलब जैसे आपने बोला कि इंडिया ने ये चीज़ें की, इंडिया की चाइना के साथ ट्रेड है, डील है, तो फिर आप जब या हम लोग ऐसी बात करते हैं, ये कह दिया जाता है ये देखो इंडिया की तारीफ कर रहा है, ये तो एजेंट होगा। मतलब वो उधर उसका मुंह वैसे ही बंद करवा दे। जी, इसी तरह पाकिस्तान में जो बंदा दलील से बात करता है ना, उसकी फॉलोइंग नहीं है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में, रिसेंट पास्ट में नफरत का रुख था कादियानियों की तरफ, और अभी नफरत का रुख अफगानियों की तरफ मोड़ा जा रहा है। हालांकि नफरत का रुख और इस पाकिस्तान के अवाम के गुस्से का रुख सिर्फ एक तरफ होना चाहिए, और वो सबको पता है वो कौन सा है। और उनसे जो है ना लोगों का ध्यान हटाने के लिए कभी अफगानियों की तरफ मोड़ा जाता है,
कभी बेचारे कादियानियों की तरह मोड़ा जाता है और कभी किसी तरह मोड़ा हैरत जाता है। वाली बात नहीं है कि हम अफगानियों की अगर बात करें, एक तरफ हम ये कहते हैं फ़लस्तीन में जुल्म हो गया, ये हो गया, हम आज भी हाजिर हैं, जान देने के लिए हाजिर हैं, पूरी मुस्लिम उम्मा ये तो वो, ये अफगानी मुसलमान नहीं है। वो एक हमारे जो है ना कौमी, जिनको हम शायर बोलते हैं, या तो हम उनकी बात मान लें। वो कहते हैं एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। कभी वो कहते हैं जी मतलब मुसलमान एक कौम है और मुसलमान भाई हैं, और जो अफगानी इधर आ रहे हैं उन भाइयों को हम इधर से वो ठुड्डे मार के निकाल रहे हैं। तो वो या तो हम ये बकवास करना बंद कर दें कि मुसलमान एक कौम है, मुसलमान एक भाई हैं, और या तो हम खुद इस पे बिलीव नहीं करते। और जब यानी हम जब हमें डबल स्टैंडर्ड ना रखें, जो बात करें, जो एक स्टेटमेंट हो उसके ऊपर कायम रहे। बहुत अच्छा लगा जी। कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग, फिर रिक्वेस्ट करेंगे अगर किसी और टॉपिक पे हम बात कर सकें, हमें मौका मिला कभी किसी टाइम जरूर करेंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? यासीन। यासीन भाई थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा ताकि है कि माइक में आवाज़ आ जाए। क्या करते हैं आप? मैं फैब्रिक का कपड़े का बिजनेस करता हूँ। ठीक हो गया। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान की बात करें, हम चाइना से बड़ी तादाद में इंपोर्ट करते हैं। हर एक प्रोडक्ट ऑलमोस्ट चाइना से आती है, दूसरे कंट्री से भी आती है, लेकिन हमारी यहाँ से एक्सपोर्ट क्यों नहीं होती हमारे प्रोडक्ट्स? असल में बात ये है कि एक्सपोर्ट इस वजह से नहीं हो रही कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना किसी भी जो बिजनेसमैन है उसको उसी तरह सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना। ठीक है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे दुबई पोर्ट दे के, मिसाल के तौर पे ईरान पोर्ट दे के, इसी तरह और भी बहुत से पोर्ट्स है, चाइना पोर्ट्स वगैरह ना। तो जितने भी बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, उसको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल रही है और गवर्नमेंट की तरफ से। मिसाल के तौर पे अगर कोई मिसाल अपना बिजनेस कर रहा है तो उसमें जो है ना मिसाल अगर किसी का बैंक में पैसा पड़ा हो तो गवर्नमेंट भी उसको इतना तंग कर देते कि पैसा कहाँ से आ गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो, इतने आपने टैक्सेस देने हैं, इतने आपने बियार देना है, इतना आपने ये देना है, वो देना है। तो इतना जो है ना बिजनेसमैन को तंग किया जा चुका है ना। बिजनेसमैन उस तरीके से सिक्योर फील नहीं करता जिस तरीके से मतलब दुनिया के दूसरे कंट्रीज में। और अभी खबर ये आई है जिसके ऊपर प्रॉपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि रशिया और ये नेबर कंट्री है इंडिया, इनका एक मतलब ये $50 बिलियन पर ईयर की जो है वो ट्रेड हो रही है। इनका ये टारगेट था 2023 तक, ये 2030 तक ये कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये 2023 के पहले 9 महीनों में इन्होंने ये कंप्लीट कर लिया। बड़ी बात है, और बड़ी बात इसलिए है कि अभी रशिया पे सैंक्शंस थी, फिर भी उन्होंने ये टारगेट कंप्लीट किया। क्या समझते हैं? उन्होंने तो बोला कि 2030 तक ये डबल हो जाएगी। तो यार बात ये है कि यहाँ पर जो है ना जितना भी काम शाम हो रहा है उसी तरह जो है ना वो जो बिजनेसमैन है, जो उसका एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है ना, वो उसका जो है ना वो ख़त्म ही हो जाता है ना। वो जब अपना चीज़ को ट्रेड करता है या मिसाल इंपोर्ट तो कर लेते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट का जो है ना उसी तरह वो सपोर्ट, वो फुटपाथ उसको नहीं मिला उसी तरह कि जिस तरह प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिस तरह एक बिजनेसमैन को मिलना चाहिए ना। उसी वजह से जो है ना बिजनेसमैन भी परेशान है कि अब मैं क्या करूँ, मैं फैक्ट्री लगाऊँ या ना लगाऊँ। कोई अगर फैक्ट्री लगाने की ख्वाहिश रखता है पाकिस्तान में कि मैं फैक्ट्री लगाऊँ, लेकिन वो उसको भी डर होती है, कभी बिजली का लोड शेडिंग, कभी गैस का लोड शेडिंग, कभी जो है इसके ऊपर इतना टैक्सेस बिजली का और इस इलेक्ट्रिसिटी का, उसका जो गैस का, कि वो बर्दाश्त से बाहर है। तो बहुत से बिजनेसमैन जो अपनी फैक्ट्री वो बाहर लगा रही है। कोई मिसाल तुर्की में लगा रहा है, कोई चाइना में लगा रहा है, कोई बांग्लादेश में, जो हमसे सबसे बिल्कुल नीचे तबके का वो हिस्सा था पाकिस्तान का, तो वो भी जो है ना हमसे आगे जा चुका है। इसके तो अफगानिस्तान में इन्वेस्टर जाते नजर आ रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। इसके अलावा दुबई में जो है ना उसको बहुत सपोर्ट मिल रही है। वहाँ पर जब कोई बंदा कंटेनर मंगवा रहे तो उसको जस्ट 2% उसको टैक्स देना पड़ता है। मिसाल के तौर पे किसी ने कंटेनर मंगवाया तो उसको पाकिस्तानी 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं, उसका कंटेनर क्लियर हो जाता है। आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं पाकिस्तान के? क्योंकि मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गुजरांवाला से तो नहीं है क्योंकि पश्तून है, तो कौन से एरिया से? मैं दीर से बिलोंग करता हूँ। इधर से? दीर से, अपर दीर से। ठीक हो गया। वहाँ पे अगर देखा जाए, ये गुजरांवाला, लाहौर, ये मेन सिटीज़ हैं पाकिस्तान के। यहाँ पे जो सिचुएशन है आपके सामने है, चले बिजनेस हो रहा है किसी भी तरीके। आपके एरियाज़ में अगर बात करें, वहाँ पे क्या बिजनेस की सिचुएशन है, एजुकेशन की क्या सिस्टम की क्या सिचुएशन है, मेडिकल का क्या वहाँ पे? बस उसी तरह नहीं है जिस तरह एक मतलब जिस तरह पाकिस्तान में कोई कैंट एरिया हो, या इसी तरह एक मिसाल लाहौर हो गया या कराची हो गया मिसाल के तौर पे ना, जिस तरह उसको उसी तरह असल में जो कबाई इलाकों में जो होगा उसी तरह वो उसको मेडिकल का सपोर्ट, इसी तरह जो है ना और बिजली गैस का सपोर्ट, इसी तरह रूट वगैरह का उसी तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए एक शहरी के एक हक में होना चाहिए ना। ठीक हो गया जी। कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आती है कि आने वाले टाइम में हमारे यहाँ पे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बैलेंस होगा, यानी हमारी प्रोडक्ट्स भी जाएंगी, हम भी प्रोडक्ट्स लेंगे दूसरे कंट्री से? सर जी, जब तक
टैक्स में और जब तक इन्वेस्टर के साथ रियायत न की जाए तो उस वक्त तक जो है ना आपकी एक्सपोर्ट आगे नहीं जा सकती। जब तक एक बिजनेसमैन के पास गवर्नमेंट कड़ी ना हो, बाहर जब कोई बंदा मिसाल चाइना में इन्वेस्टिंग करता है तो उसके साथ जो है ना गवर्नमेंट कड़ी होती है। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ तो उसको गवर्नमेंट ऑफ चाइना कहती है कि हम आपको फैक्ट्री भी देंगे, हम आप यही सेम चीज़ इंडिया में भी की जाती है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, इवन जगह दी जाती है कि भाई आप आएँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। वो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं और उनका कंट्री शायद इस वजह से आगे जा रहा है। आप इस इंडिया के हवाले से क्या कहें? यार इंडिया भी जो बिल्कुल सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट उसकी, जाए जिस तरह भी है, लेकिन उसके साथ मुराद कर रहे हैं ना। या जितना आप ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करो उल्टा आपके ऊपर जो है ना देखे ना, अगर कोई देखो अगर किसी बंदे के पास कस्टमर आता है ना, वो एक पीस ले लेता है कोई चीज़ पर, एक कोट ले लेते हैं ना मिसाल जनरली। अगर वो कहते हैं कि हमें एक कोट पीस 1 लाख कोट पीस चाहिए, तब मिसाल 3000 में पीस है उसको हम 2000 लगा लेते हैं। भाई ज़्यादा बड़ा ज़्यादा कस्टमर है, ज़्यादा यूज़र है ना, तो अगर हम यहाँ पर ज़्यादा इस यूनिट इस्तेमाल करें उल्टा गवर्नमेंट खफा है, कह रहा है आप जो है मिसाल के तौर पे यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उसको खूब दबाओ। तो होना तो चाहिए कि आप इसके ऐसे तो फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, मतलब फैक्ट्रियों में तो ज़्यादा यूनिट बंद यूज़ होते हैं ना। फिर फैक्ट्रियाँ बंद है। देखो अभी तक जो है ना पाकिस्तान में पुरानी मशीनें चले 20 साल 30 साल की। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो है इन फैक्ट्री वालों के साथ हेल्प करे, नई मशीनें मंगवाए और इसके साथ शेयर में काम करे। ये एक ज़बरदस्त रूट है इसके कि आपका फैक्ट्री भी आगे चलेगा, मुल्क भी आगे चलेगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी आगे चलेगा, रोज़गार भी आएगा और रोज़गार वगैरह भी आएगा। अभी ये बंदे अपने पुराने मशीन पर जो है ना वाटर जेट पर या इस तरह एयर जेट पर या इस तरह मतलब ऑटो पर जो है ना काम कर रहे पुराने, क्यों? बेबसी की वजह से। यही चीज़ है। खैर अच्छा लगा बात करके, और इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि जब तक गवर्नमेंट इस तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया करेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बेहतर नहीं होंगी, ना तो यहाँ पे इन्वेस्टर आना चाहेगा और ना ही हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बैलेंस कर पाएंगे। अगर दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ना सिर्फ बैलेंस कर रहे हैं बल्कि उतना शायद हमारा पूरे साल का जो है वो टैक्स रेवेन्यू नहीं है जितना वो 2-3 सालों में अपनी एक कंट्री से, सिर्फ एक कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है कि मुकाबला करने का बहुत शौक है, लेकिन ना तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मुकाबला, ना ही एजुकेशन, ना ही हेल्थ और ना ही IT में हम मुकाबला कर पाते हैं। खाली जज्बे में भी अगर मुकाबला करें तो शायद ये चीज़ें दूसरी साइड पे जाएंगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।